दोस्तों, प्यार करने वाले की कोई उम्र नहीं होती है, ना उनकी कोई करने की सीमा होती है। लेकिन अगर प्यार हो जाता है तो फिर प्यार ऐसे परवान चढ़ता है, ना उसकी कोई कल्पना कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। प्यार करने वाले की जो उम्र होती है हद से ज़्यादा होती है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसा खेल खेलता है जिसकी वजह से कई लोग सोचकर परेशान और हैरान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपकी वजह से प्रोडक्ट के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उसी में ही धर्मनगरी पड़ता है मथुरा, और ठीक उसी में ही वृंदावन थाना भी पड़ता है, और ठीक उसी का ही एक भगौरा जाना माना गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं राधे श्याम, जिसकी उम्र लगभग अब 38 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है अब निर्मला सिंह, जिसकी उम्र लगभग अब 36 साल के आसपास होता है। लेकिन राधे श्याम के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं। उनकी अपने सबसे बड़ी बेटी होती है हेमलता, अब जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है। लेकिन स्कूल में रहकर मौके पर हेमलता वहीं पढ़ाई भी किया करती थी। रोज़ सुबह निकलती और शाम को घर वापस अब ज़रूर आ जाया करती थी। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 22 जनवरी का ही। अब सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो हेमलता जो होती है उस समय अपने पिता से यही बात बोल के निकल जाती है कि पिताजी, हम तो जा रहे हैं आज कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में कुछ प्रयोगशाला होने वाला है। जिसकी बात बोलती है, बात सुनने के बाद राधे श्याम अपनी बेटी की बात में हामी भर लेते हैं, और यह बात कहकर इधर जो होती है हेमलता निकल जाती है। जब हेमलता निकल जाती है तो यहाँ तक का शाम का टाइम हो जाता, तो हेमलता लौट के नहीं आती। अब राधे श्याम परेशान हो जाते कि आखिर हमारी अपनी जो बेटी है वह कहाँ चली गई है। यह सब सोचकर राधे श्याम उसी वक्त ठीक स्कूल में पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि स्कूल तो अब बंद पड़ा है। और यह बात जानकर उसी समय राधे श्याम काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी हमसे इस तरह की बात कहकर कैसे प्रयोगशाला में आई हुई थी। अब इधर राधे श्याम खुद उसी वक्त हेमलता के काफ़ी सहेलियों के पास जाते हैं, और सहेलियों के द्वारा पता चलता है कि ना कोई प्रयोगशाला था, ना कोई आज कोई स्कूल में टेस्ट था। अब राधे श्याम को लगने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त राधे श्याम जो होते हैं गांव के ही अब दूसरे इलाके का रहने वाला होता है सुभाष, जिसके अपने पिता होते हैं वीरेंद्र। और सुभाष के पास जो होता है इधर राधे श्याम पहुँचते हैं, क्योंकि सुभाष और हेमलता का ही एक ही कॉलेज में गुरु और शिष्य का नाता होता है। लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी होता है। इसके चर्चे पूरे मोहल्ले में होते हैं, गांव में होते हैं। उनको यकीन होता है कि हमारी जो बेटी है कहीं सुभाष के साथ लेन देन के लिए कहीं गई तो नहीं है। लेकिन जैसे ही अब राधे श्याम अब सुभाष के घर पहुंचते में पता चलता है कि इधर जो होता है अब सुभाष भी है नहीं। उनका शंका और बढ़ जाता, सारा का सारा शंका जो होता है अब सुभाष के ऊपर टिक जाता है। अब इसीलिए वीरेंद्र से पूछताछ करते, वीरेंद्र जो होते हैं घर में होते हैं, मना कर जाते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा जो बेटा है मौके पर कहाँ गया हुआ है। ये सब जानने के बाद राधे साहब के मन में बड़ी शंका होने लग जाता है, और जब शंका होने लग जाता है तो उसी वक्त अपने कुछ हितकारियों को अपने साथ लेते हैं, और ठीक जो होता है वृंदावन थाने पहुँच जाते हैं। और थाने पहुंचने के बाद जो होता है अपनी बेटी हेमलता और सुभाष के ऊपर जो होता है पूरा का पूरा शंका जाहिर करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है सुभाष के ऊपर शंका जाहिर करते हुए जो होता है हेमलता का अपहरण का मुकदमा सुभाष और साथ में वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार के ऊपर दर्ज कर लेती है। और दर्ज करने के पुलिस की जो टीम होती है अब इधर हेमलता की तलाशी करने के लिए लग जाती है। लेकिन पुलिस को जब पता होता है कि सुभाष भी अपने घर से गायब है, और इसी सब जानकारी के लिए पुलिस की जो टीम होती है सुभाष के घर पहुंचती है और वीरेंद्र से पूछताछ करती है। लेकिन जब वीरेंद्र से पूछताछ किया जाता है तो साफ मना कर जाते हैं कि साहब हमें हमारे बेटे के बारे में नहीं पता है कि वह जो होता है इस समय है कहाँ। पुलिस की जो टीम होती है और जब यह बात सुनने के बाद भी यकीन नहीं करती है
पुलिस की टीम वीरेंद्र के परिवार सहित थाने में लेकर पहुंचती है और वहां तौर तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी पुलिस के सामने वीरेंद्र बात नहीं बतला पाते हैं। पुलिस की टीम भी काफ़ी अस्तंभ रह जाती है। और इधर पुलिस की टीम जो होती है वीरेंद्र के साथ मिलकर अब हेमलता का भी अब तलाशी करना जब शुरू कर देती है। तलाशी करते करते लगभग अब जैसे ही एक हफ्ते का वक्त बीतने वाला होता है और तभी ठीक 28 जनवरी का दिन होता है, तो वृंदावन के ही अब थाने के पास एक नाला होता है। उसी नाला में ही एक व्यक्ति की डेड बॉडी काफ़ी लोगों के आंख के सामने आता है। अब जो लोग देखते वाले लोग इसकी सूचना जो होता है थाने में देते, थाना प्रभारी अब इधर जैसे ही खबर पाते हैं और पाने के बाद ठीक जो होता है अरविंद सिंह अपने दलबल टीम को लेते नाले पर पहुंचते हैं और नाले में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से फूली अवस्था में होती है, लेकिन दाहिना हाथ तो पूरी तरह से गायब होता है। अब शिनाख्त करने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था और तभी वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं अब इधर जाकर खुद अरविंद सिंह को ध्यान आ जाता है कि हमारे ही थाने में इधर राधे श्याम के द्वारा जो था उनकी बेटी अब हेमलता का अपहरण का मुकदमा सुभाष के ऊपर दर्ज है। कहीं यहाँ तो सुभाष नहीं है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सुभाष के पिता अब वीरेंद्र से संपर्क करती है और वीरेंद्र जैसी खबर पाने के बाद जो होता है पुलिस की टीम उनको लेकर ठीक मोर्चरी पहुंच जाती है, क्योंकि घटनास्थल पर निरीक्षण करने पुलिस की टीम जो होती है बॉडी को उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ थाने की टीम को साथ लेते हैं और वीरेंद्र जब मोर्चरी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब बॉडी जब दिखाया जाता है तो वीरेंद्र वहीं दहाड़े मारकर अपने बेटे का नाम लेते हुए चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम जो होती है अब वहीं पर वीरेंद्र को देखते करने लग जाते कि आखिर आपने जो होता है सुभाष की शिनाख्त आप अपने बेटे के रूप में कैसे कर लिया, क्योंकि इधर जो होता चेहरा पूरी तरह से बिगड़ेला हुआ है और साथ में शरीर की कुछ अवस्था भी बतला रहे। लेकिन यह बात जब वीरेंद्र सुनते करने लग जाते कि साहब हमारे बेटे के दाहिने हाथ में एक नाम गुदा हुआ था, लेकिन वह दाहिना हाथ ही गायब है, यानी कि वह भी नाम भी गायब है। पुलिस की टीम करने लग जाते कि हाँ हमें यकीन हो गया कि आपका बेटा अब सुभाष है। लेकिन वीरेंद्र से पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब वीरेंद्र के तहरीर पर अब जाकर राधे श्याम और निर्मला और साथ में उनकी बेटी हेमलता के ऊपर भी अज्ञात हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले राधे श्याम और निर्मला से पूछताछ करने के लिए एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है राधे श्याम के घर पहुंच जाती है। और जब राधे श्याम से पूछताछ किया जाता है तो राधे श्याम यही बात पुलिस के सामने करने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी हेमलता का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, आखिर आपको जो होता है सुभाष की डेड बॉडी कैसे प्राप्त हो गया है। यह बात है जब सुनते थाना प्रभारी अरविंद भी चौंक जाते कहने लग जाते कि हाँ आप तो सही कर रहे हैं कि आखिर जब सुभाष की डेड बॉडी जो होता है हमें नाले में प्राप्त हो चुका है तो आखिर हेमलता तो अब मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस के शंका और तब बढ़ जाता है जब काफ़ी पुलिसकर्मी जो होते हैं वहाँ थाना प्रभारी अरविंद के सामने तौर तरीके वाला बात करते हैं और इधर जो होता है राधे श्याम के मन में काफ़ी सारे शंकाएँ होने लग जाते हैं और राधे श्याम यही जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी बेटी का जब अता पता नहीं चल रहा है तो सुभाष का अता पता कैसे चल गया। अब उनके मन में और आशंकाएँ बढ़ जाते हैं कि बस करो राधे श्याम यही सोचकर हर बार रट्ट लगा के बैठ जाते जहाँ भी कहीं होगा सुभाष तो तरीके से स्वस्थ होगा। बस रात छुपाने के लिए नाले में इधर वीरेंद्र ने अपने बेटे के रूप में वो डेड बॉडी को शिनाख्त कर लिया है। आखिर पुलिस के सामने यही बात जाकर राधे श्याम भी रखते, पुलिस को भी अब शंका होने लग जाता है। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है अगर सुभाष है तो वह कहाँ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले डेड बॉडी का डीएनए सैंपल के लिए अब लखनऊ की प्रयोगशाला में रिपोर्ट लेने के लिए भिजवा देती है और इधर पुलिस की जो टीम होती है लग जाती है अब भी हेमलता सुभाष की तलाशी करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अब जाकर इधर राधे श्याम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो होता है पुलिस का काफ़ी दबाव पड़ता है। दबाव की वजह सोच लेते हैं कि हमें जो होता है एक बहुत ही बड़ा पंचायत जुटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी सारे सबूत पूरी तरह से चीख कर कह रहे हैं कि सुभाष और हेमलता दोनों तौर तरीके से हैं, वह कहीं भी स्वस्थ हैं। अब इसीलिए जो होता है राधे श्याम अपने बड़े कुछ ऐसे साथ लेते हैं और एक पंचायत जुटाते हैं। लेकिन उस पंचायत में वीरेंद्र भी आते हैं, उनका अपना बेटा भी आता है और वीरेंद्र का अपना भाई भी आता है, तीनों पहुंचते हैं। और इधर राधे श्याम और साथ में उनकी पत्नी निर्मला जो होती है
अब वीरेंद्र को जब बुलाती है पंचायत में, बड़ी पंचायत में उनके सामने तौर तरीके वाली बात करती है, लेकिन राधे श्याम जब वीरेंद्र का चेहरा देखते हैं, देखने के बाद उनको शंका होने लग जाता कि वीरेंद्र हमारे सामने कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रहे हैं। तौर तरीके वाला वहीं बयान खुद राधे श्याम देते हैं, और राधे श्याम जब बयान देने लग जाते हैं तो वीरेंद्र पूरी तरह से अपने चेहरे को दाएं तरफ फेर लेता है। अब राधे श्याम के मन में और शंका होने लग जाता, कहने लग जाते हैं कि आखिर नाले में मिला हुआ डेड बॉडी वह किसका था, आखिर आपका बेटा कहाँ पर है। लेकिन जब यह बात सुनते हैं खुद वीरेंद्र कहने लग जाते कि हमें ना पता है, लेकिन राधे श्याम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि जब तक हमारी बेटी हेमलता हमारे घर नहीं लौटाती तब तक हम तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह बात जब पंचायत सुनती पूरी तरह से हिल सा जाती है, और उधर राधे श्याम को जाकर तौर तरीके वाली बात समझाती है, और वीरेंद्र हामी भर लेते कहने लग जाते हैं कि हम अपने बेटे की तलाशी और आपकी बेटी की तलाशी तौर तरीके से करेंगे, और जब तक हम आपकी बेटी की तलाशी ना कर लेते हैं तब तक हम सुपुर्द तरीके से अब घर पर बैठेंगे नहीं। यह बात जब पंचायत सुनती राजे रामा देती है, और इधर वीरेंद्र जो होते अपने घर अपने भाई को लेकर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन हाँ, घर पहुंचने के बाद ऐसे लगता कि आज पंचायत में हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही 4 महीने का वक्त बीतता है तो पंचायत की सारी बात जो होता है अब वीरेंद्र भूल जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर जो हुआ सो हुआ। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है इधर लगी पड़ी होती है हेमलता की तलाशी करने के लिए, और तभी जो होता है सुभाष का डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आ जाता है। तो पता चलता है कि आखिर नाले में मिला हुआ जो डेड बॉडी होता है वह डेड बॉडी सुभाष के पिता से सैंपल से मैच ना हुआ है, और पुलिस का शंका और बढ़ जाता कि बस करो, वह डेड बॉडी सुभाष का तो था नहीं। आखिर हमारे सामने सुभाष के जो पिता होते हैं वीरेंद्र इस तरह के झूठ क्यों बोले हैं। पुलिस की जो टीम होती है सारा का सारा अब शंका सुभाष के पिता वीरेंद्र के ऊपर लगा देती है। अब इसीलिए घटना से जैसे ही 6 महीने का वक्त बीतता, पुलिस की टीम दोबारा जाती है वीरेंद्र उनके कुछ परिवार वालों को अपने कस्टडी में लेती है, और लेने के बाद जो होता है पुलिस की टीम पूरे परिवार को बैठाती है अपने ही थाने में और तौर तरीके से पूछताछ करती है। लेकिन इसी भी पुलिस की जो टीम होती है अब वीरेंद्र से ही अब जाकर सुभाष का मोबाइल नंबर ले लेती है, और जब सुभाष का मोबाइल नंबर लिया जाता है और सुभाष के मोबाइल नंबर का अब जो होता है 16 जनवरी के ही बीच से लेकर लगभग जून के महीने तक का पूरा सीडीआर डिटेल और लोकेशन निकाला जाता है, तो पता चलता है कि सुभाष के मोबाइल नंबर का जो लोकेशन होता है वह जाकर तो दिल्ली दिखा रहा होता है, लेकिन सुभाष के मोबाइल के द्वारा ही वीरेंद्र के मोबाइल पर कई बार कॉल किए जाते हैं, और पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। यही सब सीडीआर डिटेल लेकर वीरेंद्र के सामने पुलिस की टीम पहुंचती है। पहुंचने के बाद बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं और तभी जो होता है पुलिस के कुछ मुखबिर होते हैं, अब उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक 15 जून का ही दिन होता है। उसी वक्त जो होता है इधर वीरेंद्र मौके पर दिल्ली में ही अब ट्रैवल करते हुए देखा गया है। पुलिस की टीम एक टीम लेती है, दिल्ली में पहुंचती है, और दिल्ली में पहुंचने के बाद एक ही कमरे में से हेमलता और जाकर सुभाष को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचती है। और लेकिन जब थाने में पेश किया जाता है, पेश करने के बाद पुलिस के सामने अब जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है कि आखिर नाले में मिली हुई डेड बॉडी और किस युवक का था। पुलिस की टीम के सामने सच्चाई आती है तो लोग भी यह सोचकर परेशान हो जाते हैं। असल में विद्यावन जो थाना पड़ता है अब उसी थाने के अंतर्गत एक कोथरा गाँव आता है। अब उसी कोथरा गांव के ही रहने वाले होते हैं अब वीरेंद्र सिंह के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, और बड़ा बेटा होता है अब इधर अरविंद सिंह और छोटा बेटा होता है सुभाष सिंह। अब अरविंद जो होता है अपने पिता के साथ रहकर खेती गृहस्थी में उलझा होता है, और लेकिन सुभाष जो होता है पढ़ाई लिखाई कर वह भी अपने पिता के साथ है घर गृहस्थी में कभी कभी लगा ही पड़ा रहता था। लेकिन समय के हिसाब से अरविंद को लगने लग जाता कि हमें चलकर अपनी रोजगारी के लिए कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करना चाहिए। तो सुभाष जो होता है उसी वक्त जाता है, अब जो भगौरा पड़ता है वहीं एक स्कूल होता है। अब इसी स्कूल में जाकर अब जूनियर बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा उठा लेता है और वहीं जाकर शिक्षक बन जाता है। और जब बन जाता तो वहीं रहकर अब तौर तरीके वाली जो होता है व्यवहार लोगों के सामने करता है, जिसकी वजह से अब तौर तरीके के शिक्षक के नाम से वहाँ जाना जाता है। लेकिन समय तो ऐसे बीतता है, बीतने के बाद धीरे धीरे वक्त भी भागता है। लेकिन ठीक जो होता है वहीं से कुछ दूर पर ही इधर भगौरा गांव भी पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले राधे श्याम होते हैं, उनकी जो बेटी होती है अब वह यही होती है
हेमलता जो होती है, जिस स्कूल में इधर सुभाष एक शिक्षक था, उसी स्कूल में जाकर दाखिला लेती है। और दाखिला लेने के बाद जो होता है, मौके पर पढ़ाई करना जब शुरू कर देती है तो धीरे धीरे एक बार नज़र में इधर कैसे न तैसे जाकर सुभाष के पास जाती है। और सुभाष जैसे ही हेमलता को देखता है, एक नज़र में दीवाना सा हो जाता है। और इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि सुभाष जब भी मौका पाता तो हेमलता के ही क्लास में पढ़ाई के वक्त भी पहुंच जाया करता था। और मदद के नाम पर कभी किताब मांगता, कभी कापी मांगता, लेकिन उसके इशारों को हेमलता बड़ी जल्दी भांप जाती है। क्योंकि था उम्र में भले ही 7 साल बड़ा ही, लेकिन हेमलता के मन में धीरे धीरे अब सुभाष के लिए एक दिल की दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाता है। और हेमलता भी धीरे धीरे अपने मन में सुभाष को बैठाना शुरू कर देती है। और इस तरह बैठाने लग जाती है कि सुभाष के अब सपने भी हेमलता रात बिरात देखना शुरू कर देती है। लेकिन सुभाष जो होता है, अब बिना देखे हेमलता के एक दिन बिना रह पाता था। स्कूल बड़ी जल्दी पहुंचता था और रास्ते में खड़ा हो जाता और वहीं से हेमलता का आने का इंतजार करता। और हेमलता जैसे ही अब सुभाष को देखने के बाद जो था मुस्कुरा पड़ती थी। लेकिन सुभाष समझ जाता है कहीं किसी की नज़र हमारे इस जीवन साथी के रिश्ते पर ना पड़ जाए, जिसकी वजह से अब सुभाष जो होता है चोरी छुपे मिलना जुलना जारी करने के लिए कोई ना कोई तोड़ तो निकालता है और बहाना मारता है। लेकिन जब बहाना मारता है तो बहाने के बीच जो होता है, इधर हेमलता भी उसके बहाने को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हेमलता अब यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है हमारे ही गुरु जी का ही हमारे लिए आज के ज़माने में कितना प्यार है। और इसी बीच जो होता है सुभाष अब जानना चाहता है कि आखिर हेमलता का भी हमारे लिए कितना प्यार पनपा हुआ है। लेकिन इधर हेमलता के सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है। और तभी एक दिन रास्ते में जब आते हुए हेमलता दिखाई देती है तो उसके पीछे लगभग काफ़ी सहेलियाँ होती हैं। लेकिन इधर सुभाष जब पहुंचता है, अब पहुंचने के बाद हेमलता के सामने यही बात कहता है कि आज हम तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। लेकिन इधर हेमलता जब अपने पीछे देखती है तो पता चलता है कि सहेली करीब पहुंचने वाली। हेमलता कह देती है कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं जल्दबाजी में सुभाष कह देता है कि हम शाम के टाइम आपसे मुलाकात ठीक है इसी बाग में ही करेंगे और आपको आना पड़ेगा। और यह बात सुनकर हेमलता चली जाती है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो सुभाष जो होता है अपनी साइकिल लेकर उसी बाग में खड़ा होता है। लगभग 1 घंटे का वक्त बीतता है, तभी हेमलता पहुंचती है। और हेमलता को जब देखता है सुभाष, उसके दिल पर और मुस्कुराहट आ जाती है। और हेमलता को पास पाने के बाद अपने दिल की बात रखने के लिए हर बार कोशिश तो करता है, लेकिन उसके दिल का दरवाज़ा खुल नहीं पाता है। हेमलता कह देती है कि हमें देर हो रही है, आपको जो कहना बड़ी जल्दी कह दीजिए। लेकिन दबे जुबान से सुभाष मुँह जब खोलता है, 3 शब्द निकलता है, हेमलता पकड़ लेती, कहने लग जाती कि हमें पता है तुम कहने वाले क्या हो, कि आखिर हमें ज़िंदगी में तुम्हारे लिए प्यार कैसे पनपा हुआ है। सुभाष जब सुनता पूरा मुंह खोल देता है और इजहार कर देता है और वहीं पर कह देती है कि हमने तुमसे भी पहले तरीके से प्यार तो किया था, लेकिन हाँ जो दिल का दरवाज़ा हुआ पूरी तरह से खुल नहीं पाया था, जिसकी वजह से हमें बदनामी और सताने लगी थी। अब जब यह बात सुनता तो सुनने के बाद सुभाष की हिम्मत बढ़ जाती है और उसी दिन से हेमलता और सुभाष के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है चोरी छुपे चालू होता है, क्योंकि रिश्ते में दोनों एक शिक्षक है और एक गुरु होते हैं, और जिसकी वजह से दोनों के बीच मुलाकात चोरी छुपे चलता है। लेकिन पता तो होता है कहीं बदनामी हमारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल में ना हो जाए, जिसकी वजह से डर के नाते मामले को शांत रखते हैं। लेकिन सिलसिला जो होता है धीरे धीरे चलता है। लेकिन इसी बीच इन प्रेम संबंधों की अब खबर धीरे धीरे जाकर कॉलेज के लड़कों को पहुंच जाता और इसकी खबर जाकर राधे श्याम को लगता और सनस रह जाता। अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं, तो तरीके वाली बात समझाते हैं। लेकिन इधर जो होती है पूरी तरह से पागल सी हो जाती है। अब इस तरह से पागल से हो जाती, चोरी छुपे मुलाकात करने के लिए अब रात बिरात का भी टाइम देखने लग जाती है। लेकिन मुलाकात करके ही मानती थी। लेकिन दूसरी बात खबर राधे श्याम को जब लगता तो पढ़ाई तो बंद करवा देते हैं। लेकिन अब मुलाकात करने के लिए हेमलता दोबारा बहाना छेड़ लेती है और छेड़ने में उसे काफ़ी कामयाबी भी मिल जाती है। लेकिन राधे श्याम जब समझ जाते कि हमारी बेटी अब रास्ता ना बदलेगी, तो उसी वक्त अपनी बेटी की शादी के लिए अब लड़के की तलाश करते बड़ी जल्दी लड़का भी मिल जाता है। हेमलता को पता चलता है, इसकी जानकारी जाकर सुभाष को देता है। अब जब सुभाष खबर पाता है तो वह फैसला लेता है कि हम दोनों अब भाग कर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। और तभी ठीक जो होता है 22 जनवरी साल 2014 का ही जब वक्त होता है, तो सुबह के टाइम हेमलता अपने पिता से यही बात बोलती है कि आज हमारे स्कूल में जो होता है प्रयोगशाला में आज हमारी ज़रूरत आन पड़ी है। अब यह बात जब राधे श्याम सुनते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है कि हमारी बेटी पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार में आ चुकी है, जिसकी वजह इजाज़त दे देते हैं। और वहीं झूठ बोलकर हेमलता निकल जाती है और गांव के बाहर जाती सुभाष
इंतज़ार करता है और सुबह से जब पकड़ता है दोनों वहीं कस्में खाते हैं और खाने के बाद जो होता है तुरंत वहाँ से बस पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। और लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो इधर राधे श्याम देखते हमारी बेटी नहीं लौटी है तो उनका सारा का सारा जो शंका होता है सुभाष के ऊपर चला जाता है। सबसे पहले तो कॉलेज जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ से सुभाष भी गायब है और तुरंत घर पहुंचते सुभाष के तो वहाँ से भी पता चलता सुभाष घर पर नहीं है। सारा शंका सुभाष के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है सुभाष अब दिल्ली में जाता है तौर तरीके से रहना जब शुरू कर देता है तो एक मंदिर में जाता है। दोनों तौर तरीके से वहाँ शादी कर लेते हैं और वहीं से रहकर सुभाष जो होता है एक टीचर के लिए एक स्कूल में ज्वाइनिंग मार देता है और वहाँ रहकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है और उसी से उसका वहीं थोड़ी बहुत आमदनी होने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अब इधर राधे श्याम परेशान हो जाते हैं और इधर अब जो होता है सुभाष का अपने परिवार वालों से मोबाइल के जरिए लगाव बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही अब एक हफ्ते का वक्त बीता 28 जनवरी का है तो उसी दिन अब इलाके की जो नाला होता है एक डेड बॉडी मिलता है और डेड बॉडी मिलने की बात जो होता है वीरेंद्र को लगता है और वीरेंद्र जब खबर पाते समझ जाते हैं कि अब जो होता है हमारी जो ज़िंदगी है लग रहा है खुशीमय तरीके से चल पाएगी, क्योंकि उनको पता होता है राधे श्याम एक दबंग किस्म के होते हैं। अगर सारा का सारा जो शंका होता है सुभाष के ऊपर गया तो हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा ही और साथ में पुलिस का भी डंडा भी पड़ेगा। ये सब सोच साच कर वीरेंद्र डर जाते हैं और जब मोर्चरी में पहुंचते हैं तो बिना देखे समझे होता है अनजान डेड बॉडी को अपने बेटा समझ कर वही शिनाख्त कर लेते हैं। सोच लेते हैं शिनाख्त करने के बाद पुलिस के हथकंडे से हम बच जाएंगे और अपनी ज़िंदगी जो होता है बड़े खूबसूरत तरीके से हमारा बेटा भी गुजारेगा और हम भी गुजारेंगे। और वीरेंद्र शिनाख्त करने के बाद वहाँ तो चले आते हैं अपने बेटे से हर वक्त अब मोबाइल पर जो होता है समय निकालने के लिए लगे पड़े होते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है राधे श्याम को शंका होने लग जाता है कि नाले में मिला हुआ डेड बॉडी जो होता है सुभाष का तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बेटी का भी अभी तक आता पता नहीं चलता। और राधे श्याम बड़ी दबाव मारते हैं सुभाष के ऊपर, जिसके वजह से सुभाष पूरी तरह से राधे श्याम के सामने हिस्सा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अब कुछ महीने का जब वक्त बीतता है सुभाष को खबर लगता है कि हमारे गांव में हमें मृत घोषित कर दिया गया है। तो उसी समय वह डर सा जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हमें अगर मृत घोषित कर दिया गया है तो हमें सबसे पहले हमारे पिता के नाम से बेदखल कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रॉपर्टी से भी हमारा नाम बेदखल कर दिया जाएगा। हम कहीं के नहीं होंगे, जिसकी वजह से हेमलता के साथ समझौता करता है और हेमलता से मिलकर वही फैसला लेता है और लेने के बाद खुद तैयारी करता है निकलने का। और तभी इसी बीच की जो खबर होता है जून के महीने में जाकर पहले सप्ताह में कुछ मुखबिरों को लग जाता और मुखबिर के द्वारा पुलिस की जो टीम होती है सीधा का सीधा दिल्ली पहुंचती है। वहीं से जो होता है सुभाष और हेमलता को कस्टडी में लेती है और जब थाने पहुंचती है और सच्चाई जब बुलवाती पता चलता है कि उस अनजान डेड बॉडी के रिश्ते के बारे में ना हेमलता को पता होता ना सुभाष को पता होता कि डेड बॉडी किसकी थी। लेकिन दोनों को निर्दोष पुलिस की जो टीम होती है ना साबित कर पाती है, ना इसके परिवार वाले साबित। पुलिस की जो टीम होती है ले जा दोनों को कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में पेश करने के बाद यही पता चलता है कि इधर जो होती है खुद हेमलता एक बालिग हो चुकी होती है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट जब निकल कर सामने आता है तो पता चलता है कि डेड बॉडी और साथ में सुभाष की बॉडी से उसका कोई रिश्ता होता है नहीं है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती हेमलता से पूछताछ करती है तो पता चलता कि हेमलता टोटल 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है। और पुलिस की टीम के सामने सच्चाई जब आती है सुनकर चौंक जाती है, पूरे गांव लोग को पता चलता, आनन फानन मच जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब इधर हेमलता को सुधार गृह में भेजने की तैयारी करती है और साथ में सुभाष को भी जेल भेजने की तैयारी करती है। लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार जो होता है दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों बालिग होने की वजह से दोनों को उसी समय न्याय मिल जाता है और दोनों अपने अपने घर जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के सुनकर हर किसी का कलेजा पूरी तरह से थर्रा सा भी जाता है। दोस्तों हमें इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर हैं बाबू राम सिंह उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और राज सिंह जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, दिनेश कुमारी यादव जो ठीक इधर उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। इन सभी बीबर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।